नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं मैं उनको फोकस में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। आपको पता है हालात क्या हैं देश के भी अपने के, और भाई जो नौकरियां हैं आगे निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप अपना लास्ट चांस मान कर चलिए और अपनी पूरी ताकत के साथ एक प्रयास कीजिए ताकि आप कामयाब हो सकें। बाद में पछतावे से अच्छा है पूरी ताकत लगाकर एक प्रयास किया जाए। आप अपना 100% दीजिए। हमेशा अपने लक्ष्य का चिंतन कीजिए, उसी के बारे में सोचिए। जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप अगर ये सोचोगे अगर मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया हूँ तो बन जाओगे ज़रूर। तो दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, आपकी कामयाबी ही मेरी असली कामयाबी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, DSSB ने भी नहीं दिया है, हरियाणा बोर्ड ने भी दिया है और UPLT ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक निर्देशदाता है भाई, एक गति शिक्षक वो भी है, एक अभ्यास मास्टर वो भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप अपना ये होगा इसका डी, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान समझा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के, 18वीं शताब्दी के, जेम्स लुमले के, और भाई आरंभिक मनोविज्ञान के। तो दोस्तों आप अपना आंसर लगा लीजिए। भाई पहले बता देता हूँ, मनोविज्ञान का जनक है विलियम वोंट। विलियम वोंट जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है थॉर्नडाइक, और खेल मनोविज्ञान का जनक है कोलमैन ग्रिफिथ। और खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कार्ल डीम ने खोली थी। किसने भी? कार्ल डीम ने। पहले इसे क्या माना गया भाई? पहले माना गया 16वीं शताब्दी में आरंभिक आधुनिक मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। साइके जमा लोगस दो शब्दों से बना है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। कई जगह लैटिन दिया गया है लेकिन गलत है भाई, आप गलती करेंगे नहीं। इसमें साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। आप अपना आंसर लगा लीजिए। भाई 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया, 18वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। और ये मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, शायद एक जगह इसका जेम्स लुमले दिया गया था आंसर, लेकिन इसमें जो बता रहा हूँ वो भाई कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसको कहा गया है? 18वीं शताब्दी में मस्तिष्क का, 19 में चेतना का, और जो वर्तमान है इसमें व्यवहार का विज्ञान और व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन। आगे चलते हैं दोस्तों। खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल और नैतिक संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। खेल क्रीड़ा से यानी कि भी खेल से बल, गति, संतुलन, कौशल और नैतिकता के संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है। यह कथन किसका डेफिनेशन है? मुश्किल है वही डेफिनेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, दे देता है लेकिन गलत भी हो जाए तो इतना आपको वो मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन का जो क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा विशाल है। लेकिन जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं या कथन हैं वो आपको ज़रूर याद करने पड़ेंगे। जीके में भी कुछ कथन है, तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का, रूसो का। अरस्तु कौन थे भाई? पॉलिटिक्स के जनक, और ये यूनान के एक महान दार्शनिक थे, और इनके गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात सबसे पहले हुए भाई, फिर हुए प्लेटो, और फिर हुए अरस्तु, और उसके बाद जो सिकंदर महान जो यूनानी शासक था, उस महान राजा को भी भाई हमारी धरती पर आकर हार का सामना करना पड़ा। यानी कि वो यहाँ आकर इतना थक गया कि वापस ही जाना पड़ा उसे। उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। उसने झेलम नदी के किनारे पर युद्ध में पोरस को हराया
और पोरस से उसने पूछा, हराने के बाद आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा, जो एक राजा हारे हुए राजा के साथ करता है वही किया जाए। उसने उससे मित्रता कर ली और निकैया नामक नगर बसा और अपने घोड़े के नाम पर वो उकेफला। और उसकी जो जो उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसकी पुत्री हेलेना से किसने विवाह किया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में धनानंद का शासन था मगध पे। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था उस टाइम। तो भाई सुकरात महान दार्शनिक हुए, उनके शिष्य हुए प्लेटो, फिर अरस्तु और उनके शिष्य सिकंदर। तो यह कथन किसका? अभी आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। यह कथन है रूसो का। आपको ये याद रखना है कि भी खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन, नैतिकता और कौशल और संवेगों पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। इन इतनी चीज़ों पर खेल क्रीड़ा से आदमी का कंट्रोल होता है। यह कथन किसका है भाई? जिसमें आ जाएगी भी बल, गति, संतुलन, कौशल, नैतिकता और संवेगों पर नियंत्रण किससे होता है? यह कथन किसका है? रूसो का। आपको याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बता? भाई किसने अच्छे जो गुण लाने के लिए, करेक्टर में अच्छे गुण लाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम किसने बता? भाई आपको बता दिया था तीनों के बारे में। आप अपना आंसर लगा लीजिए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये तीनों सीरीज में भाई सुकरात पहले हुए, उसके बाद प्लेटो, अरस्तु और फिर सिकंदर। ये तीनों कहाँ से संबंध रखते हैं भाई? ये यूनान से संबंध रखते हैं। और शरीर और मन का संबंध सबसे पहले प्लेटो ने बताया। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। और भाई यह जो कथन है प्राचीन दार्शनिक ने युवाओं में ना, यह कथन नहीं भाई, निम्न में से किसने प्राचीन दार्शनिकों में शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक गुण लाने का सशक्त माध्यम बता? तो इसका राइट आंसर है प्लेटो ने। प्लेटो रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी। रिपब्लिक, आपको ये याद रखना भाई, प्लेटो ने। अरस्तु ने पॉलिटिक्स और जीव विज्ञान का जो जनक है वो भी अरस्तु को माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। टेनिस। टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने पर टॉप स्पिन है भाई। ये टॉप स्पिन के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? ये स्पिन है, पे लगा लीजिए आप। टॉप स्पिन के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? टेनिस। टेनिस का पुराना नाम जूद पाम भी कहा जाता है भाई। टेनिस को जूद पाम। 78x36 इसका जो कोर्ट है। 3 तरह के कोर्ट हैं, हार्ड कोर्ट है, ग्रासी कोर्ट है और क्ले कोर्ट। लाल बजरी का कोर्ट भी भाई, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? राफेल नाडाल को। आपको याद रखना है। और 4 ग्रैंड स्लैम है इससे, टेनिस से भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और भाई ये फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये लगातार होने की सीरीज। और सबसे पुरानी प्रतियोगिता है विंबलडन। 1877 में इसकी शुरुआत हुई। टेनिस में फोर हैंड ड्राइव सीखने की क्रिया टॉप स्पिन का प्रशिक्षण स्थानांतरण किसका उदाहरण है भाई? तो यह है सकारात्मक स्थानांतरण का। ये इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक क्या है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें? यह कथन किसका है? बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छी बात है। बुक सबके पास है लेकिन सबको ये नहीं पता होता इसमें से पढ़ना क्या है। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। यह कथन किसका भाई? स्टर्न का, कोडन का, क्रो एंड क्रो का, कल्सनिक का। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। सीखने वालों के लिए अभी एक डेफिनेशन है। मुश्किल होते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई, डेफिनेशन कहीं से भी दे देता है। उसके लिए जो डीपली स्टडी करते हैं उनको ये ज़्यादा उनको फ़ायदा रहता है भाई। तो सीखने वालों के लिए जानना आवश्यक है कि क्या स्मरण रखें और क्या भुला दें। यह कथन किसका? क्रो एंड क्रो का। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। सीखना किससे प्रभावित होता है? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। मन से, आत्मा से, वृद्धि से, प्रेरणा से। सीखने के सिद्धांत किसने दिए भाई? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक भाई, व्यवहार में जो अनुभव से जो परिपक्वता आती है सीखना ही है भाई वो।
और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया। और सीखने के थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए भाई और 5 गौण नियम दिए। अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का, ये 3 नियम किसने दिए भाई? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया और एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक भी थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। तो भाई सीखना किससे प्रभावित होता? मन से, आत्मा से, वृद्धि से, प्रेरणा से। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेरणा से। भाई एक बात और बताना चाहता हूँ, आप अपने नंबर जरूर कमेंट में बता करो भाई। जो इन सीरीज में 15 से ऊपर जो स्कोर करता है उसकी तैयारी ठीक है भाई, अच्छी तैयारी मानूंगा मैं। जो 15-16 नंबर इनमें एवरेज 15 से ऊपर जिसका स्कोर रहता है उसकी तैयारी अच्छी है। तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है भाई, अंतः और बाह्य। आप टीचर बनना चाहते हैं खुद तो आंतरिक प्रेरणा, अंत प्रेरणा है। आपके माँ बाप चाहते हैं आप टीचर बने तो बाह्य प्रेरणा है। और आंतरिक प्रेरणा ज़्यादा काम करती है। आंतरिक प्रेरणा, तात्विक प्रेरणा भाई ये बच्चों पर लागू नहीं होती। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान समझने में सहायक है। अभी बता था भाई शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? थॉर्नडाइक। बिल्ली पर प्रयोग किया था और सीखने के नियम भी इन्होंने ही दिए। स्वयं को समझने के लिए, बालकों को समझने के लिए शिक्षा विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई, आपने अपना आंसर लगा लीजिए जल्दी से। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है, ये भी याद रखना। और मनोविज्ञान का विलियम वुंट और खेल मनोविज्ञान का कोलमैन ग्रिफिथ। तो भाई इसका जो राइट आंसर है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आगे चलते हैं दोस्तों। कामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है। मोटर स्किल, मोटर स्किल, मोटर स्किल सीखने का सबसे अच्छा ढंग है अनुकरण। अनुकरण से क्या सीखा जाएगा भाई? पीटी। पीटी है जो अनुकरण से अच्छी सीखी जा सकती है, पीटी। और अनुकरण से छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। निरीक्षण, स्मरण, अभ्यास। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। मोटर स्किल ज़्यादातर गामक कौशल बाल्यावस्था में विकसित होते हैं, बाल्यावस्था में। आपको ये भी याद रखना है। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई। गामक कौशल सीखने का सबसे उत्तम ढंग है अभ्यास। ये इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना भाई, गामक कौशल सबसे ज़्यादा कि अच्छी तरह से किस चीज़ से सीखा जा सकता है? अभ्यास से। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? भाई किससे? जो क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिविटी है, उसका विकास होता है कि किस चीज़ से भाई? शारीरिक शिक्षण के किस साधन द्वारा? ब्लैक बोर्ड द्वारा, मॉडल द्वारा, डायग्राम द्वारा, टेप रिकॉर्ड द्वारा। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। शिक्षण के लिए जो टीचिंग एड्स हैं, जो टीचिंग एड्स से भाई जो सहायक सामग्री है उसमें से भाई आप शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। और इनमें से किससे कल्पना शक्ति का विकास होता है? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। शारीरिक शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? ब्लैक बोर्ड, डायग्राम, मॉडल, टेप रिकॉर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है भाई मॉडल। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरस्कार व दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? आपको बता दिया था। सीखने के नियम किसने दिए भाई? थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। ये तीनों नियम दिए किसने? थॉर्नडाइक ने। ये थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो भाई पुरस्कार व दंड सीखने के किस नियम के रूप में, नियम का प्रतिरूप है? आपको अब ये 3 ऑप्शन बच गए, इनमें से अपना आंसर लगा लीजिए भाई। प्रभाव का, तत्परता का, अभ्यास का। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो दंड व पुरस्कार आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। प्रभाव के नियम का प्रतिरूप है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। सीखने के अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक कोलर ने, भाई 1-2 जगह वाटसन मिलता है, लेकिन सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था भाई? गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादी
गेस्टाल्टवादी। कौन कौन थे भाई गेस्टाल्टवादी? कोहलर, वर्दीमीर और कोफका। कोहलर, वर्दीमीर और कोफका क्या थे भाई? गेस्टाल्टवादी थे। और अंतर्दृष्टि का जो से सीखना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है भाई? कोहलर है। और ये तीनों गेस्टाल्टवादियों को भी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगर ऑप्शन में भाई एक जो हमारा टेस्ट था एस्टेट का, उसमें कोहलर की जगह दे दिया गया भाई गेस्टाल्टवादी, तो कुछ लोगों ने बोला भाई कि इसमें कोहलर तो है नहीं। भाई आपने गलती कर दी, कोहलर नहीं था तो गेस्टाल्टवादी थे कोहलर, वर्दमीर और कोफका। तो भाई इसने अपना प्रयोग किस पर किया? भाई बिल्ली पर किया थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने किया, चूहे पर पावलोव ने, और भाई बंदर और चिंपैंजी पर आप अपना आंसर लगा लिया होगा आपने। बंदर और चिंपैंजी पर किया प्रयोग कोहलर ने। सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उस पर कोहलर ने प्रयोग किया था। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? सीखने के स्थानांतरण का, सीखने का स्थानांतरण, एक व्यक्ति ने जो सीखा वो दूसरे तक जाना, कौन सा है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सकारात्मक स्थानांतरण। तो आप इसका राइट आंसर लगा लीजिए भाई। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? भाई सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है और सीखने के नियम थार्नडाइक ने दिए, आपको मैं बता चुका हूँ। और तो भाई ये कौन सा सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सकारात्मक स्थानांतरण का सिद्धांत। तो दोस्तों अनुकरण जो विधि है वो बच्चे पर सबसे ज़्यादा लागू होती है। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? आप अपना आंसर लगा लिया होगा आपने। तो भाई सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत है समान तत्वों का सिद्धांत। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। मनोलैंगिक विकास भाई साइकोफिजिकल जो डेवलपमेंट है किस अवस्था के दौरान होता है? पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 तक। तरुणावस्था एज ऑफ प्यूबर्टी 11 से 14। 11 से 14। एडोलेसेंस 12 से 19 तक या 18 तक। प्रौढ़ावस्था भाई युवावस्था के बाद की अवस्था। तो दोस्तों मनोलैंगिक विकास किस अवस्था के दौरान होता है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। मनोलैंगिक विकास। किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष तूफान दबाव की अवस्था कहा गया है। और पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की ट्वाइज एज है भाई, खिलौने की अवस्था है। तो मनोलैंगिक विकास किस अवस्था के दौरान होता है भाई? तरुणावस्था के एज ऑफ प्यूबर्टी। आपको ये याद रखना है, ये इसका राइट आंसर है। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? भाई सबसे पहले पर्सनैलिटी क्या होती है? हेरिडिटी, गुणा में इन्वायरमेंट, प्लस में इन्वायरमेंट नहीं, गुणा में। और सबसे पहले व्यक्तित्व, शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था। स्पेंसर ने, हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने सरप्लस एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी दिया भाई। आपको ये याद रखना। स्पेंसर ने कितने वर्गों में बांटा व्यक्तित्व को भाई? 7, 3, 6, 4। तो भाई ये मुख्य नहीं है थोड़ा सा, लेकिन दे दियागा, आपको ये भी याद रखने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एंडोमॉर्फ की विशेषता है। एंडो, एक्टो, मेसो किसने दिए भाई? एंडो, एक्टो, मेसो किसने दिए? ये दिए शेल्डन महोदय ने। किसने भाई? शेल्डन ने।
शेल्डन ने। पतला व आसनपन, शिथिल व वसा, मांसपेशियां व एथलेटिक, उपयुक्त सभी। तो भाई एंडो, ये एक्टो, एंडो और मेसो किसने दिए? शेल्डन महोदय ने। एथलेटिक व मांसपेशियों वाला कैसा होता है? मेसोमॉर्फिक। और एक्टोमॉर्फिक कैसा होता है? पतला व आलसपन। और शिथिल व वसा एंडोमॉर्फ। एंडो और पिकनिक कैसे होते हैं? गोल मटोल, शिथिल व वसा वाले होते हैं। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को जब व्यक्ति संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? फिजिकल एजुकेशन टीचर के अध्यापकों को जब व्यक्ति से संबंधित किसी क्रिया का ज्ञान कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का अवशोषण, ये सभी। आप अपना आंसर लगा लीजिए। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब व्यक्ति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान होना चाहिए? आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई। शक्ति का उत्पन्न होना, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का अवशोषण, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। किस प्रकार के व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता? किस प्रकार का व्यक्तित्व प्रभाव से स्पर्धाशील नहीं होता? टाइप ए व्यक्तित्व, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। आप अपना आंसर लगा लीजिए भी। किस प्रकार का की पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति स्पर्धाशील नहीं होता? कंपटीशन की भावना उसमें नहीं होती ज़्यादा। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है टाइप बी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। आप दोबारा सुन लीजिए। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक पार्ट है। ये इसका राइट आंसर है। आपको याद रखना है। शारीरिक शिक्षा क्या है भाई? शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह अभिन्न है जो खेल कूद व सारी गतिविधियों के माध्यम से हमारा सर्वांगीण विकास करती है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो खेल कूद गतिविधियों के माध्यम से हमारे अंदर आते हैं। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जे.बी. नेस ने बड़ी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं से है इसका संबंध। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 11 से 14 की आयु विकास एवं वृद्धि होती है जिसे कहते हैं। इसका जो आंसर है मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो 11 से 14 जो की वृद्धि है उसे क्या कहते हैं? आप अपना आंसर लगा लीजिए पहले भाई। एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, नन ऑफ दीज। एडोलेसेंस को, किशोरावस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष, तूफान, दबाव की अवस्था कहा है। यह 12 से 18-19 तक होती है। आपको ये याद रखना है। इसका अर्थ है प्री एडोलेसेंस का है परिपक्वता की ओर। एडोलेसेंस क्या होती है भाई? परिपक्वता की ओर जाना। एडोलेसेंस बाल्य अवस्था और युवा अवस्था के मध्य की अवस्था है। लेटर एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, नन ऑफ दीज। तो 11 से 14 की जो आयु है वो एडोलेसेंस के ही अंदर आती है, लेकिन एडोलेसेंस से पहले शुरू हो जाती है एज ऑफ प्यूबर्टी। इसे कहा जाता है तरुणा अवस्था। आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगामी वीडियो मिलती रहे आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो
खर्च वह नहीं कर सकते। पेड ग्रुप वाले हैं जो चला रहे हैं भाई, उनके अलावा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई मेरा जो लक्ष्य है वो आप कामयाब हो जाओ, वही मेरी सच्ची सफलता होगी। मुझे आपसे किसी भी चीज़ का कोई लालच नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अगर आप कामयाब हो जाओगी, मेरी वजह से आपका अगर जीवन में बदलाव हो गया तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लक्ष्य को ही सोचो, उसी को ध्यान में रखो। परीक्षा नज़दीक है आपकी आगामी, सब कुछ छोड़ दो, यारी दोस्ती रिश्तेदारी, एक ही लक्ष्य को याद रखो और पढ़ाई करो और आप ज़रूर कामयाब हो जाओगी। मेरी वे शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये सीरीज समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।